ये किसके बाप की जागीर नहीं है ना, ये लोग हैं मैदान में, देखते हैं क्या मुकाबला होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जहर है। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वही नेता जिम्मेदार है जिनने इनके लिए कोई पॉलिसीज मुरतब नहीं की, जिनने इनके रोजगार के लिए तब योजनाएं नहीं बनाई। जो आज निकलते हैं ना कि योजनाएं बनाएंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, इनको तब बनाना चाहिए था जब हमारा यूथ इस नशे की हालत, नशे की लत में नहीं पड़ा था। तो आज तक लोग कर क्या रहे थे? धोखाधड़ी, घोटाले, और तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। कश्मीर की सियासत का नया शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कश्मीर की सियासत के इस नए शुमारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक नौजवान चेहरा है। आपको बता दें कि सोनावारी कंस्टिट्यूंसी से ये एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं सईर राथर साहब है। जी सईर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सईर साहब, सवाल सीधा रहेगा। आप एक नौजवान हैं, एक बिजनेसमैन थे, फिर आपने सोचा कि मैं भी इस सियासत में आऊँ और आकर यहाँ पे लोगों की खिदमत करूँ, क्योंकि हमने जब भी आपसे इससे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी और जिससे भी हमने बात की, क्योंकि इस साल हमने देखा कि नए नए चेहरे सियासी मैदान में आ रहे हैं, तो जिससे भी बात की उनका कहना था कि हमने सोचा कि हम लोगों की खिदमत करें। लेकिन आप मुझे बताएगा कि आप सोनावारी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और पहली बार आप सियासत में आए हैं, तो इस सोनावारी कंस्टिट्यूंसी में कई दिग्गज नेता है जिन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे हुकूमत की हुई है। क्या लगता है सईर राथर की किस तरह की तैयारी है? क्या वाकई में उन नेताओं का वो मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? और जी, जैसे आपने पूछा कि अभी यहाँ पे बहुत सारे जो नए चेहरे आए हैं पॉलिटिक्स में इस साल। देखिए, हमें डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आने का कोई ना शौक़ था, ना ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी। हमने इस साल ही दिल्ली से जब हम वापस आए कुछ 4-5 महीने पहले, तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आज की डेट में बोल दें या ओवरऑल हमारे ज़िले की बात करें, तो इसमें हमने सारे अपने जितने भी यूथ था हमारा, हमने एक अपना ग्रुप बना दिया। उसमें हम लोगों के शाना बशाना चलते गए, जो भी यहाँ पे मसले मसाइल थे उनको हल करते गए। तो बीच में ही इलेक्शन का जब ये इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो यही मेरी जो टीम थी और यही जो यूथ था, जिनको अब हम पे इतना एतमाद हो गया था कि नहीं, ये एक अच्छी तर्जुमानी हमारे कर लेंगे, तो ये हमारे शाना बशाना चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो उसी यूथ ने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर दिया कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं। तो ये सब इनकी ही देन है। बाकी रही बात कि यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुकाबला बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से एप्पल गिर गया हमने झोली में ले लिया। काफ़ी कठिन मुकाबला है। काफ़ी सारे दिग्गज नेता है यहाँ से जिनने इससे पहले भी मतलब इलेक्शन जीते भी हैं, लड़े भी हैं। कुछ उनके परिवार में पॉलिटिक्स में बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे रहे भी हैं, मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, एमपीज़ रह चुके हैं। तो और अभी यहाँ पे काफ़ी सारी पार्टीज़ का आपस में गठजोड़ भी हो रखा है और हम एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। अब देखिए, सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले हुआ करती थी, तो वो सीमित थी अजस बाजीपुरा तक। अजस बाजीपुरा से जो उस साइड वाला इलाका है वो था सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। बट आफ्टर द रिसेंट डिलिमिटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो यहाँ के मतलब एक इलाका है, आप मान लें कुल्हामा से लेके नादी हल से होते हुए गुंड दशना बरार, चिठी बाड़ी, आरा गांव, गुरूरा, उसके बाद इसके पाइन आता है, उसके बाद आपका अजस आता है, बाजीपुरा आता है। ये काफ़ी गुंजान इलाका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्टिव वोटर्स इस समय करीबन 25,000 से ज़्यादा है। तो इन सब लोगों की तर्जमानी करने के लिए, इनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई यहाँ पे मतलब कैंडिडेट उठा ही नहीं, मतलब इस वाले एरिया से। इस वाला एरिया से आप पहली बार उठे, पहले आप कैंडिडेट है जो इस वाले एरिया से उठे हैं अपने लोगों की तर्जमानी के लिए? जी, यहाँ पे क्या है, सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अगर देख ले, अगर हम वोट्स का डिवीजन भी करते हैं तो ये 2 हिस्सों पे, मतलब मेजरली इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है आपका संबल, आपका है, उसके साथ आप डांगरपोरा से आते हुए संबल आ जाएं। फिर एक इलाका आपका आता है हाजिन वगैरह, हाकबारा है, उसमें विजपारा है, मधवन है, बाकी सारे इलाके हैं। और ये जो इलाका हमारा है अजस बाजीपोरा से लेके, और इसमें अब आप ये भी जोड़ लें जो मतलब इस तरह के इलाके हैं, उसमें आपका एसके बाला भी आता है, उसमें आपका वहाँ पे एक दुधवन इलाका भी वो भी आता है। और चलते चलते आप जाए तो सिवा तक जो है, तो ये एक इस साइड का पोर्शन हो गया। इसमें मैं एक सिंगल कैंडिडेट हूँ। और बाकी जो आप जाएँ फिर सभापुरा के उस पार चलेंगे आप, तो वहाँ पे 18 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो वोट बैंक है करीबन 80,000 है, और यहाँ पे मोटा मोटा आप मान लो 35 से 38,000 है। तो ये भी एक लोगों का जोश मैंने देखा है। अभी हम कुछ दिनों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमने करीबन 7-8 गाँव में अभी तक अपना कैंपेन जारी रखा है, जो हम मॉर्निंग में निकल के अभी इवनिंग में हम वापस आ जाते हैं डोर टू डोर कैंपेन करके। तो लोगों के काफ़ी सारे ऐसे मसले हैं जो पिछले नेताओं ने हल नहीं किए हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि लोग उस चेहरे को या उस मतलब पीछे रह चुके पॉलिटिशियन को चुनेंगे जिसने अपने टेन्योर में इनके काम नहीं किए होंगे। तो लिहाजा मुकाबला मेरे साथ बड़ा दिलचस्प होगा।
जी सर राठौर साहब, एक बात हमने देखी है, जितने भी करीबन जहाँ तक हम पहुँच पाए, जितने भी कैंडिडेट्स ने अपने मंशूर जारी किए थे, हर मंशूर में देखा तो हर एक ने बांडीपोरा की तामीर और तरक्की की बात की है। मैं ये करूँगा, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर को बेहतर करूँगा। अगर आज भी हमें तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं तो इससे पहले क्या की थी? देखिए, ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले से हमेशा हर बाइट में, मेरे हर लाइव वीडियो में या कहीं पे मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप की बार जब आपके पास कोई पुराना नेता आता है जिसको आपने एक बार चुना था या कहीं कहीं बार चुना था, उनसे आप ये चीज़ बता दें कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ रखें कि हमने आपको एक बार चुना था, उस टाइम पे आपका ये मैनिफेस्टो, पहले तो ये मैनिफेस्टो जारी करते ही नहीं थे, अब तो ये तो फैशन एक बन गया है। मैनिफेस्टो मेरे हिसाब से होना चाहिए एक नए चेहरे के लिए जो पहली बार पॉलिटिक्स में आ रहा है, जो पहली बार मेन स्ट्रीम में आ रहा है, कि वो अपना मंशूर जारी करे कि मुझे ये काम करने हैं। मेरा अभी एक प्रेस रिलीज आया था, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कि मैंने क्लियरली बोला है, इलेक्टेड और नॉट, आई विल सर्व माई पीपल, I will work tirelessly for my constituency, for the development of my constituency, for the welfare of my people. तो उनकी अभी जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अगर जैसे आपने सवाल भी खुद ही पूछा और उसका आपने मेरे हिसाब से जवाब भी खुद ही दे दिया। अगर ये आज भी आपने मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं कि हमें हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है, तो आज तक लोग कर क्या रहे थे? धोखाधड़ी, घोटाले, और तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। उसके बाद अपना एजुकेशन सेक्टर देखें, यहाँ पे मेरे हिसाब से स्मार्ट क्लास अभी तक किसी ने चालू नहीं किए हैं। इनको इसकी बात इनने 5 साल पहले करनी चाहिए थी। डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं ये लोग, 2014 से तो नारा चल रहा है ना पूरे देश में डिजिटल इंडिया, तो कहाँ है? मुझे तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो रिसेंटली हम एक स्कूल के विजिट पे गए थे, तब के सीईओ साहब मेरे साथ थे। वहाँ पे ना बच्चों के लिए क्लासरूम तो दूर की बात है, उनको मतलब एक वॉशरूम में भी आप देखते इतने दरख्त उगाए थे। तो इनका जितना भी अभी तक का जो भी रहा है, ये तो फेल है मेरे हिसाब से, और लोग अब की बार इनको अच्छा सबक सिखाने वाले हैं। जी राठौर साहब, एक और सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ रोज़ कबल शायद ही हमने आपका एक वीडियो देखा था कि डॉक्टर मुस्तफ़ा खान जो यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, आप दोनों की शायद कोलेशन हुई है, एक दूसरे को साथ देने का थोड़ा वाजे करेगा उस बारे में भी? नहीं, देखिए, कोएलिशन नहीं है। एक्चुअली जो डॉक्टर मुस्तफ़ा खान है, ही इज़ ए कैंडिडेट फ्रॉम समाजवादी पार्टी, जी and I am an independent candidate, and he is contesting from Bandipora constituency, सोनावारी and I am contesting from Sonawari constituency. But डॉक्टर मुस्तफ़ा खान के पास जो लोगों का मैंडेट अभी आया था डीडीसी इलेक्शंस में, हाँ। तो वो वाला ब्लॉक उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता नहीं है, आता है, तो बिल्कुल। उनकी निगरानी करने के लिए ही टोल्ड मी दैट आप ये सारे मेरे लोग हैं, आप इनसे मिले या आपसे मिल लेंगे, आप दोनों आपसे सपोर्ट ले लें, दैट्स इट। जी राठौर साहब, एक और सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर की जो प्रेजेंट मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसे किस तरीके से देखते हैं, और साथ में एक ये भी बताइएगा कि इंजीनियर रशीद साहब 5.5 साल बाद तिहाड़ जेल से आए, तो एक वेव फिर से क्रिएट हो रही है। शायद आपने भी देखा होगा, तिहाड़ से आने के बाद सीधा उन्होंने एयरपोर्ट से सीधा बारामूला का रुख किया था, जहाँ पर करीबन एक बड़ी वेव थी। क्या फिर से एक वेव बन सकती है जो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकती है पार्लियामेंट की तरह? देखिए, जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स होते हैं तो होते ही अनप्रिडिक्टेबल भी हैं और अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। अब रही बात कि इंजीनियर रशीद जेल से छूटे, घर आए, उतने लोग जो उनको देखने गए वो सारे उनके वोटर्स नहीं है। ये आप यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये तो एक कश्मीर का इतिहास रहा है। जितने लोग आपके साथ हैं उतने मेरे साथ भी हैं, और यहाँ पे कोई भी बंदा अगर जेल से छूट के आता है ना, तो लोग उसको देखने जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट रही बात उनके मैंडेट की, लोगों का मैंडेट उनको तब मिलेगा। देखो, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी भी है वो भी करीबन 10-15 साल से है। अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने जब जब उनको लोगों ने चुना होगा, उन्होंने उनको मैंडेट दिया था, अगर उनने लोग के हित के लिए काम किया होगा, लोग उनका साथ देंगे। अगर उनने लोगों के लिए काम नहीं किया होगा तो वो साथ नहीं देंगे। और पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जब उनके बेटे कैंपेन कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनका साफ वाजिया मंशूर था कि हम नए चेहरों को आगे मौका देंगे, किसमें? असेंबली इलेक्शंस में। अब सूरत हाल आपके सामने ही है, कुछ ऐसे लोग भी उसमें जा रहे हैं जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो वही है कि मतलब कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी। तो ये अब मतलब इक़्तिदार की लालच है, कोई सोशल वर्क नहीं है, कोई लोगों की सेवा नहीं है। जी अब ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवानों का मेन स्ट्रीम में आना कितना ज़रूरी है, कितना आप ज़रूरी समझते हैं कि नौजवानों का, क्योंकि आप भी एक नौजवान हैं, तो मेन स्ट्रीम में नौजवानों का आना कितना ज़रूरी है? और देखिए जनाब, आप ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो यूथ हैं, वो अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है, ये एक अच्छी मैसेज है हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, क्योंकि नए लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो कौम का कुछ भला हो सकता है। देखिए जनाब, यहाँ पे गवर्नमेंट भी रिटायर करती है 58 साल की उम्र में, और यहाँ पे कुछ आप देखो, आप डाटा निकाल लो, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में भी ये फॉर्म भरते नहीं, भाई हमने तो कुर्सी छोड़नी नहीं है। अब नए लोगों को मौका दो ना, हम भी तो सेवा करेंगे अपने लोगों की। आप लोगों ने कर लिया जितना भी है, बस भाई धन्यवाद, अब हमें मौका दो, हम भी थोड़ा सेवा कर लें।
तो एक आखिरी सवाल अब आप से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने अपना मैनिफेस्टो पहले ही दिया था, हमने भी देखा था, लेकिन अब आखिर में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने मैनिफेस्टो में जो रखा है तमीर तरक्की को छोड़कर कुछ मेन प्रोजेक्ट्स बताइएगा। अगर आप यहाँ से असम्बली इंतखाबात की इस इलेक्शन में जीत हासिल करते हैं तो कुछ खुसूसी प्रोजेक्ट्स बताइएगा जो आप बांडीपुरा के लिए करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने उसमें रखा है यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियां नहीं, यहाँ पे आप गलत इस चीज़ को नहीं लेना, बट मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लेके आऊँगा, तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिसकी जैसी काबिलियत होगी, जिसकी जैसी तालीम होगी, उसको ऐसी कंपनी में जॉब दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है कि मुझे यहाँ पे ड्रग फ्री सोसाइटी चाहिए। अभी जो ड्रग की पेनिट्रेशन हो रही है ना हमारे यूथ में, तो ये एक बहुत बड़ा जहर है, लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वही नेता जिम्मेदार है जिनने इनके लिए कोई पॉलिसीज मुरतब नहीं की, जिनने इनके रोजगार के लिए तब योजनाएं नहीं बनाई। जो आज निकलते हैं ना कि योजनाएं बनाएंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, इनको तब बनाना चाहिए था जब हमारे यूथ इस नशे की लत में नहीं पड़ा था। अब जब एक ग्रेजुएट लड़का बेचारा शाम को, उसको तो 100 रुपये 150 रुपये दिन का खर्चा खुद का है, अब कमाएगा कहाँ से? अब PhD करके आज बेचारे केले बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अगर ये तब मतलब ये कर लेते, इनके लिए पॉलिसीज मुरतब कर लेते, तो आज ये यूथ नशे की इस मतलब लानत में नहीं पड़ता। अभी आप देखिए ड्रग मैनेज कितना पेनिट्रेट हो गया हमारे इसमें, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी मतलब डिजिटल इंडिया में जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करा देंगे। नॉर्थ कश्मीर में हम टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास वुमेन्स डिग्री कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, कॉन्स्टिट्यूंसी को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ये मान ले, वी हैव ओनली वन सिंगल कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि श्रीनगर से होते ही हमें जाना है। उस रास्ते को तो आज से किसी ने मतलब पूछा नहीं है। ये सब मेन मुद्दे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है हमारे पास में, 3 डिस्ट्रिक्ट है हम यहाँ से। या तो हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद जाना है कश्मीर यूनिवर्सिटी में श्रीनगर में, या फिर उनको बारामूला कैंपस में जाना है। क्या यहाँ के स्टूडेंट्स का हक नहीं है कि उनके पास यहाँ का कैंपस हो, वो यहाँ अपनी तालीम हासिल करें? इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस बार जब भी वोट मांगने आएंगे, इनसे रिपोर्ट कार्ड मांग ले। ये किसके बाप की जागीर नहीं है। नए लोग हैं मैदान में, देखते हैं क्या मुकाबला होगा। चलिए सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आने वाले इलेक्शन। थैंक यू। आपको बता दें कि कश्मीर की सियासत के शुमारे में आज हमारे साथ सईद रातर साहब थे। एक नए चेहरे हैं जो सोनावारी कंस्टिट्यूंसी से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वाकई में कठिन मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इससे पहले कि जब भी इलेक्शन होते थे 1 या 2 चेहरे मैदान में होते थे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस बार इलेक्शन में जीत कौन हासिल करेगा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। करीबन 20-20, 21-21 कैंडिडेट हर कंस्टिट्यूंसी से है, तो फिलहाल ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कौन जीत हासिल करेगा। बहरहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि बाजी कौन मारता है और लोगों की हकीकी तर्जुमानी कौन करता है। मज़ीद ऐसे शुमारों के लिए अब बने रहेगा ग्राउंड ज़ीरो भारत के साथ।